नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज में आप पब्लिक इंटरेस्ट, आपका वक्त शुरू होता है। पहला परीक्षण आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रही फूट का। आज केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण करप्शन को बताया है। कहने लगे कि पार्टी के पास सरकार चलाने का नैतिक अधिकार नहीं बचा है। आम आदमी पार्टी इस्तीफे को सबूत मान रही है। ईडी के छापे के बाद पार्टी टूट का ये संकेत मान रही है। केजरीवाल जेल में हैं, उनके 2 संदेश बाहर आए हैं। अब केजरीवाल जेल से सरकार चला पाएंगे या नहीं? दिल्ली के बाद पंजाब में भी टूट फूट की आशंका है क्या? पूरा विश्लेषण आप मेरे साथ देखिए, क्योंकि चुनाव में ईमानदारी और करप्शन के बीच लड़ाई का प्रचार अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है। दूसरा परीक्षण चुनाव प्रचार में खड़ी मूंछ वाले इंडिया का करूंगा। बीजेपी के सारे बड़े नेता भारत की सुपर पावर वाली छवि का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पिछले 9 साल में बीजेपी ने कैसे भारत को मस्कुलर इंडिया में बदल दिया, ये बता रहे हैं। लटकाने, टपकाने, मिटाने, घटाने के बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। चुनाव प्रचार की इसी बॉडी बिल्डिंग वाले नैरेटिव का परीक्षण आप मेरे साथ जरूर देखें। तीसरा परीक्षण नवदुर्गा में मछली भोग के वीडियो का होगा। पटियाल आज आपको अपनी उस लैब में लेकर जाएगा जहां से सत्य का सीधा प्रसारण होता है। मैं आज आपको साक्षात दिखाऊंगा कि वीडियो से विवाद कैसे बनता है, कैसे झूठ से सच बनता है, झूठ और सच से दूर राजनीति में मुद्दे की पतंगबाजी कैसे होती है। ये कलाकारी भी आज आप पटियाल के साथ जरूर देखिएगा, क्योंकि आप वोटर हैं और आपको अपने नेताओं की असलियत पता होनी चाहिए। चौथा परीक्षण बहुत उपयोगी है। भारत के मौसम विभाग ने एक ऐसा इंडेक्स बनाया है जिसमें मौसम की वजह से जीवन के खतरे की वार्निंग दिखेगी। मतलब वो बताएगा कि धूप में ना जाएं, आपकी जान को इतने प्रतिशत खतरा हो सकता है। बड़ी काम की खबर है। अब आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर पहुंची वॉशिंग मशीन का परीक्षण। सीएम अरविंद केजरीवाल और ईडी की लड़ाई में आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अब से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद समाज कल्याण विभाग के मंत्रालय संभाल रहे थे। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। दरअसल ईडी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई एक हिस्सा इसका राजकुमार आनंद भी है। ईडी ने नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजकुमार के यहां 23-24 घंटे तक छापेमारी की थी। राजकुमार पर 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। अब आपके मन में सवाल होगा कि मंत्री जी ने इस्तीफे की वजह क्या बताई, तो वो भी आप सुन लीजिए। मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी पद दोनों छोड़ दिए। ऐसे में राजकुमार का अगला कदम क्या होगा? राजकुमार को किस पार्टी में आनंद मिलेगा? क्या वॉशिंग मशीन में राजकुमार की धुलाई होगी? चुनाव का मौसम है, धुलाई का काम तो चल ही रहा है, लेकिन राजकुमार के धुलाई सेंटर पहुंचने वाली तस्वीरें कब तक सामने आएंगी, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर आपको, यानी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। राजकुमार ने पार्टी और मंत्री पद छोड़ने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आम आदमी पार्टी ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा। आखिर वो सवाल है क्या? आप खुद इन नेताओं की जुबानी सुन लीजिए। मुझे लगता है आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद
आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं, ये शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। यही है राजकुमार आनंद, जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए, वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देखे। हमने कहा था, हमने बताया था, बार बार बताया था, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के पीछे पार्टी को तोड़ना और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराना, ये मंशा है। और मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ा एक्टिव होता हूं फोन आ जाता है। आप सोचिए कितना डराया जा रहा है। आज एक चुने हुए विधायक और एक मंत्री को आज इतना डरा दिया गया कि वो आज रेजिग्नेशन करने के लिए छोटे से किसी कमरे में छुप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक बार तो कामयाब हो गई। मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, डरना नहीं है। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल गंभीर है और वो ये कि क्या अब आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? क्या राजकुमार आनंद का इस्तीफा इस सिलसिले की पहली कड़ी है? ये टूट-फूट दिल्ली तक सीमित होगी या फिर पंजाब भी पहुंच जाएगी? इन सब सवालों के आम आदमी पार्टी जूझ रही है। आम आदमी पार्टी में सेंध लगाने का एक सबूत तो गुप्त बयान भी है, जिसे केजरीवाल की अरेस्ट का कारण बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 तारीख को हाई कोर्ट में ईडी की अरेस्ट और कस्टडी के खिलाफ केजरीवाल की चुनौती को जज सुन रहे थे। ईडी ने अरेस्ट के समर्थन में जिन सबूतों की लिस्ट गिनाई, उनमें 2 बयानों का जिक्र था। बताते हैं कि केजरीवाल की अरेस्ट में उन बयानों की बड़ी भूमिका है। अब पटियाल उस गुप्त बयान का परीक्षण करेगा जिसने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा दिया और भविष्य में यह आम आदमी पार्टी में फूट की वजह भी बन सकता है। दावा है कि 20 मार्च को यह गुप्त बयान दर्ज हुआ और 21 मार्च को ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त बयान की वजह से त्वरित और तत्काल प्रभाव वाली कार्रवाई के पीछे छिपी मिस्ट्री को विस्तार से डिकोड करूंगा, लेकिन पहले आज के 4 बड़े अपडेट्स को समझिए। दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी का विरोध करने वाली याचिका पर केजरीवाल को राहत नहीं मिली, तो आज केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्यों सुनवाई नहीं हुई केजरीवाल की याचिका पर, यह आगे बताऊंगा। अभी केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। पार्टी के वरिष्ठ नेता, चाहे वो कोई भी हो, उनसे मिलना चाहता है। इसी कड़ी में पंजाब के सीएम भगवंत मान और हाल ही में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद ने सीएम केजरीवाल से मिलने का समय मांगा या उनसे मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। आप नेताओं को सीएम आवास में ही मीटिंग करनी पड़ी। केजरीवाल ने जेल से 2 बड़े संदेश भी भेजे हैं। इस बार केजरीवाल ने संदेश में क्या विशेष है, सब कुछ थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। आम आदमी पार्टी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, तो बीजेपी ने दिल्ली में आपके खिलाफ हल्ला बोल रखा है। बीजेपी वर्सेस आपकी लड़ाई किस पॉइंट पर पहुंची, इसका परीक्षण भी जरूरी है। आज आम आदमी पार्टी नेताओं ने आज क्या क्या कहा, पहले यह सुन लीजिए आप। इस देश के संविधान की रक्षा के लिए, इस देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए हम दिलो जान से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये कट्टर ईमानदारी का चोगा उतार दो। अब आप एक्सपोज हो चुके हो और अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता आप केजरीवाल को सिखा रहे हैं। भाजपाई, एक नंबर के बेईमान, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी। पूरे घोटाले का एक एक कनेक्शन उन्होंने खोल के रख दिया। ये दिल्ली की जनता है,
ये तख्त पे बिठाना जानती है तो तख्त से उतारना भी जानती है। मोदी जी याद रखिएगा, इन यातनाओं से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज रैली कर रहे हैं, रोज टीवी पे आ रहे हैं, और अपोजिशन के नेता जो है रोज ईडी जा रहे हैं, कभी सीबीआई जा रहे हैं, कोई जेल के अंदर है, किसी को सम्मन किया जा रहा है। ये क्या है? क्या ये चुनाव है? दिल्ली के शराब नीति घोटाले में जब से सीएम केजरीवाल जेल गए हैं तभी से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। आज दिल्ली में बीजेपी ने फिर प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे पर अड़ी हुई है और दिल्ली और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर भी चल रहा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का पोस्टर जारी किया है जिसमें सीएम केजरीवाल को पोस्टर बॉय ऑफ द करप्शन बताया गया है। ये निर्लज्ज मुख्यमंत्री कुर्सी पे जमे बैठा है, इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये दिल्ली की जनता का गुस्सा है, अरविंद केजरीवाल को चुप बैठने नहीं देगा, उन्हें इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल तो स्पष्ट है कि केजरीवाल जी भ्रष्ट है, साफ जाहिर है, और अब तो हाई कोर्ट की तरफ से बहुत ही तल्ख बयान आ गए हैं। तो हमारा मांग है कि वो इस्तीफा दें, और जो नैतिकता के तकाजे पर जिस तरह से वो फेल हुए हैं, एक बार नहीं कई बार, और उसके चलते वो दिल्ली के लोगों से माफी मांगे और इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ था, लेकिन जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल से आप नेताओं की मुलाकात को खारिज कर दिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, मतलब जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से आप नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाई तो आप नेताओं ने सीएम आवास का रुख किया। यहां अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ आप नेताओं की मीटिंग हुई। दावा है कि इस मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के नेता जास्मिन शाह शामिल हुई। कहा जा रहा है कि यह मीटिंग लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर हुई थी, लेकिन आप खुद सोचिए, जब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जेल में है, दिल्ली संवैधानिक संकट में फंसी हुई है, ऐसे में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रही है या फिर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल किया जा रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में सीएम केजरीवाल से सिर्फ लिमिटेड लोग ही मिल सकते हैं। कल केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सुनीता को अरविंद ने दिल्ली के लोगों के लिए फिर संदेश भेजे हैं। ये दोनों संदेश मैं आपको बताऊंगा। पहले संदेश में केजरीवाल ने यह कहा कि किसी भी विपरीत स्थिति में हम लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे, उनकी सेवा जारी रखेंगे, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जितना हो सके लोगों की मदद करें। केजरीवाल ने दूसरा संदेश दिया, बाबा साहेब की जयंती पर 14 अप्रैल को देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तानाशाह हटाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाएं। ये चिट्ठियों में लिखकर संदेश में भेजा गया है केजरीवाल की तरफ से। आम आदमी पार्टी अपनी टूट की आशंका से भी भरी हुई है। उसके नेता अब खुलेआम इसका दावा भी कर रहे हैं। इसके लिए वो राजनीतिक मंच पर कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन अदालतों में भी वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेता बाहर आएं ताकि पार्टी के खिलाफ फैल रहे सेंटीमेंट को रोका जा सके और पार्टी के नुकसान को भी उससे बचाया जा सके। ये छटपटाहट आप आम आदमी पार्टी की कानूनी कार्रवाई में भी देखिए। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को हिरासत में लिया। 22 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन फिर याचिका वापस ले ली और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले 28 अप्रैल को और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल की ईडी हिरासत बढ़ाई। 23 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। 9 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताया, याचिका खारिज की। 10 अप्रैल यानी आज केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई।
कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आम आदमी पार्टी कोर्ट के दरवाजे पर ना खड़ी हो। फिलहाल आपको उनका लीगल अपडेट भी मैं दे देता हूं कि आम आदमी पार्टी का दावा क्या है और कोर्ट की नजर में उनकी क्या स्थिति है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अरेस्ट को गलत बताया तो कोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। केजरीवाल के वकील ने ईडी की हिरासत पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा हिरासत कानून के मुताबिक सही है। केजरीवाल के वकील ने कहा अप्रूवर की गवाही पर गिरफ्तारी सही नहीं है। कोर्ट ने कहा अप्रूवर वाला कानून 100 साल पुराना है, खामखा न्यायालय को गलत साबित ना करें। केजरीवाल ने वकील जो थे उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने कहा एजेंसी कानून से चलती है, किसी के आदेश से नहीं। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि शराब नीति के कथित घोटाले में पैसा बरामद नहीं हुआ। कोर्ट ने बरामदगी को महत्वहीन बताया। कहा देने वाला, लेने वाला, खर्च करने वाला गवाह है। केजरीवाल के वकील ने कहा बिना बयान के ही अरेस्ट कर लिया गया। उस पर कोर्ट ने कहा 6 महीने तक समन भी तो भेजे नहीं आए, ऐसे में बयान कैसे होते। केजरीवाल के वकील ने कहा आप पॉलिटिकल पार्टी है, कंपनी नहीं। कोर्ट ने कहा सेक्शन 70 पीएमएलए एक्ट लागू है। केजरीवाल के वकील बोले सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा 164 के बयान सीएम के घर ऑफिस के एंट्री रजिस्टर है। केजरीवाल के वकील ने कहा सीएम है इसलिए चुनाव से पहले राजनीति हो रही है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कोर्ट कानून से चलती है, राजनीति से नहीं। केजरीवाल के वकील ने दावा किया मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल का रोल नहीं है। कोर्ट ने कहा पहली नजर में ऐसा लगता है आप संयोजक की क्षमता में और व्यक्तिगत क्षमता भी है। केजरीवाल के वकील ने कहा ईडी के पास कुछ नहीं। कोर्ट ने हवाला ऑपरेटर, सर्वे वर्कर, एरिया मैनेजर के बयान का हवाला दिया। अब आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि ईडी कोर्ट ने राजनीतिक दल को कंपनी मानने से मना नहीं किया है। शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी है। पहले आपका मानना यह था कि पार्टी तो कंपनी नहीं है इसलिए केजरीवाल को कुछ नहीं होगा, लेकिन अब बाजी पलट सकती है। केजरीवाल लंबा फंसे तो पार्टी में टूट का खतरा और गंभीर हो सकता है। वैसे फिलहाल पॉलिटिकल पार्टी और कंपनी वाले इस पेच को समझ लेते हैं। एक कंपनी क्या हुई, एक ग्रुप ऑफ पीपल हुए जिनका एक कॉमन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना वगैरह वगैरह। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल में क्राइम होता है तो आप कंपनी को पनिश करते हो क्योंकि कंपनी को आप एक लीगल पर्सन मानते हो, एक लीगल फिक्शन होती है, परंतु आप जेल नहीं भेज सकते हो। तो जेल किसको भेजोगे आप? जेल उसी को भेजोगे ना जो उस कंपनी को चला रहा है या जो उससे प्रॉफिट कमा रहा है या जिसने फर्जीवाड़ा करा, दिमाग लगाया। तो आप उसी तरह से ये समझिए कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ने एक फर्जीवाड़ा करा तो आप उस जो पॉलिटिकल पार्टी उसको तो जेल नहीं भेज सकते। तो आप किसको भेजोगे? जिसकी वजह से फर्जीवाड़ा हुआ या जिसने फायदा हुआ या जिसने ये कांड करा, तो उन्हीं को पनिशमेंट मिलेगी। तो इस वजह से एक लीगल फिक्शन के दायरे में जैसे कंपनी आती है वैसे ही लीगल फिक्शन के दायरे में ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी है वो आएगी। ये जो सेक्शन 70 है उसमें ही है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो लोग ही उसके मेंबर्स होते हैं ना। तो कंपनी में भी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स रहते हैं। तो उसी एनालॉजी पर कोर्ट्स अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको मतलब ईडी को परमिट किया है कि ऐसा किया जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब फाइनल डिसीजन होगा उस समय तो देखा ही जाएगा कि ये डेफिनेशन पॉलिटिकल पार्टी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में अगर आएगी तो कैसे आएगी, कहां तक उसका स्कोप रहेगा। लेकिन अभी प्राइमा फेसाई सेक्शन 70 के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके तहत तो हम लोगों को दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। राजनीति में कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाला दल करप्शन से सबसे बुरे इल्जाम में घिर गया है। पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में हैं या जेल से निकले हैं। ये छवि का संकट है और अस्तित्व का भी संकट है। इसीलिए अब चारों ओर आम आदमी पार्टी पर मंडरा रहे संकट में फूट शब्द की आशंका सबसे ज्यादा दोहराई जा रही है। चुनाव में ईमानदारी का नैरेटिव जितना परवान चढ़ेगा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि एक खास दल के प्रचार का पोस्टर बन चुकी है आम आदमी पार्टी की कथित करप्शन गाथा। पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल आपको बीजेपी के जिम में लेकर चलेगा, जहां भारत को बॉडी बिल्डर बनाया जा रहा है और वहां से भारत अपनी मूछें खड़ी करके निकलता है।
फिर बीजेपी के नेता उसे चुनाव की सभाओं में वोटर्स को दिखाते हैं। अब बस कुछ ही देर मेरे साथ रहिएगा, ध्यान से सुनिए, आपको इस मस्कुलर खड़ी मूंछ वाले भारत का किस्सा समझ आ जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में प्रचार में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। चुनावी रैलियां और कार्यक्रमों में बीजेपी के स्टार प्रचारक और नेता शक्तिशाली हिंदुत्व और खड़ी मूंछ वाले भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबकी चुनावी सभाओं और भाषणों में बलशाली भारत का नैरेटिव है और सबसे बलशाली बनाने के बदले वोट की उम्मीद भी वो कर रहे हैं। साथियों, इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं कि पूरे विश्व में 21वीं सदी यदि किसी की होने वाली है तो भारत की होने वाली है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव का विषय हम सबके लिए क्या हो सकता है। मस्कुलर इंडिया की नई पहचान का दर्शन करवाने पटियाल आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा में लेकर चलेगा। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में बीजेपी की विजय के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। वहां वो सनातन हिंदुत्व और बलशाली भारत की बातें सुना रहे हैं, हिंदुत्व की शक्ति के मान सम्मान को मुद्दा बना रहे हैं। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडी अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। आज योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के कठुआ में चुनाव प्रचार किया और क्राइम कंट्रोल के यूपी मॉडल को मस्कुलर इंडिया की सबसे बड़ी मिसाल बताया। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज और बहनों और भाइयों, 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां कोई दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कावड़ यात्रा निकलती है धूम धड़ाके के साथ। उत्तर प्रदेश में तो बहुत संकोच नहीं करते हम लोग। बहनों और भाइयों, कोई दंगा करता है तो हम उसको उल्टा टांगने का काम कर देते हैं, लटका देते हैं उसको और बोल देते हैं कि वे जाओ। बहुत ज्यादा कोई बकबक करता है तो बहनों और भाइयों, मिर्च का झोंका नीचे से लगा दिया जाता है, फिर सारी भोंभो अपने आप ठीक हो जाती है उन लोगों की। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री ने आज अपने चुनावी भाषण में घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा की फुल प्रूफ गारंटी के साथ आतंक फैलाने वालों को भी उल्टा लटकाने की चेतावनी दे डाली। आप चुनावी भाषण के बदले नैरेटिव को महसूस कर लीजिए।
आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। भारत घर में घुसकर मारता है, केवल ऐसा नहीं है। भारत की सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, केवल ऐसा ही नहीं है। भारत के भीतर भी अगर कोई शैतानी परवान नहीं चढ़ सकती है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सिक्योरिटी में भारत अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पश्चिम यूपी की महत्वपूर्ण सीटों पर बोलते हुए सुन लीजिए आप। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है, जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। पहले जब कोई बड़ी हिंसा होती थी, देश की सीमा पर गोलीबारी होती थी, तो राजनाथ सिंह उसकी कड़ी आलोचना करते थे। विरोधियों ने उनका नाम ही कड़ी निंदा सिंह रख दिया था। लेकिन अब उन राजनाथ सिंह के चुनावी भाषण सुनिए आप, क्या बदलाव आया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, भारत एक फोन पर युद्ध रुकवा देता है। भारत की बाइसेप्स क्यों फील कीजिए आप। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यहां पर यहां भारत के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने कहना यह प्रारंभ किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालकर आप भारत ले आइए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे जवान भारत आ गए। चीन की दुश्मनी पर बीजेपी हमेशा नेहरू को ताना मारती है। वो कहते हैं कि 1962 कांग्रेस की भीषण भूल था। अब बीजेपी के नेता चुनावी सभा में कहते हैं कि 2062 में चीन को जवाब देने के लिए पूरे देश को तैयार होने की जरूरत नहीं है। तेजपुर और कोलकाता से बटन दबाकर चीन को निपटा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सुन लीजिए। तार माने भारतर पर यदि आमी मिसाइल एरू, अगर हम भारत से मिसाइल लॉन्च करें तो ये एशिया महाद्वीप में किसी भी देश को टारगेट कर सकती है। और अगर हम ये सोचें कि चीन ने 2062 में हमला कर दिया, चीन ने तेजपुर पर आक्रमण कर दिया, तो फिर मोदी जी को चीन में सेना भेजने की जरूरत नहीं है। हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें बटन दबाते ही कोलकाता या तेजपुर से बीजिंग पहुंच जाएंगे। 6 पैक एब्स वाले इंडिया की बाइसेप्स चुनावी सभाओं में एक नया नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका देश दुनिया का सुपर सेवर नंबर 1 बन जाए, लेकिन क्या भारत की ताकत
छवि का चुनाव में कोई फायदा होगा? मस्कुलर इंडिया और शक्तिशाली हिंदुत्व के नैरेटिव से क्या जनता के बीच बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ेगी? इस सवाल का जवाब ब्रांडिंग और इलेक्शन एक्सपर्ट से सुन लीजिए आप। ताकतवर भारत जो कॉन्सेप्ट है, उससे लोगों को क्या ऐसा कोई उम्मीद है? उससे इंडिया को कोई फायदा मिलेगा सिटीजन्स के लेवल पे? ये अभी तक पूरा पता नहीं चल रहा है। जो हमने सर्वेस किए हैं और जहां हमने पार्टी से भी बात की है और कैंडिडेट से भी बात की है, वो कभी तो इसको यूज करते हैं, पर ये मेरे ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैक्रो लेवल पे ऑपरेट करता है। इतना है कि जिन नवयुवकों होप है, उम्मीद है कि बाहर जाके उनको कोई नौकरी मिलेगा, उनमें शायद थोड़ा सा इससे कोई फर्क पड़ेगा। पर ज़्यादातर हमने अभी तक देखा है कि पिछले अगर आप 5, 6, 7 इलेक्शंस भी ले तो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं है। भारत की छवि हमेशा ही मजबूत रही है और जहां तक वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत की छवि कितनी मजबूत है और चीन के मुकाबले भारत की छवि कितनी मजबूत है, और ये इन दोनों के बीच का फर्क भी जानता है कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत जितनी दावेदारी के साथ अपनी बात कह सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उतनी चीन के मुकाबले उतनी दावेदारी के साथ अपनी बात नहीं कह सकता। तो इस प्रकार का एक अंतर्विरोध है जो कि मतदाताओं के सामने स्पष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी जब ये दावा करेगी तो मतदाता इस अंतर्विरोध के आधार पर ही उसके दावे को तौलेंगे। अब पटियाल आपको चुनावी विवाद की लैब में लेकर जाएगा। यहां आप एक वीडियो को विवाद में बदलते हुए देखेंगे। यह वीडियो यूं तो एक कुकरी ब्लॉगर को लाखों लाइक्स दिलवा सकता है, लेकिन इस पर नेताओं की नजर पड़ गई और अब वो इससे वोट काटना चाहते हैं। राजनीति का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन वोट साधने के लिए धर्म पर राजनीति जरूर होती है। खाने में राजनीति खोजने वाले इस विवाद का सच बताऊंगा आपको। सत्य के सीधे प्रसारण से पहले विवाद वाले वीडियो का परिचय सुन लीजिए। वीडियो में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी बैठे हैं। एक प्लेट है जिसमें मसालेदार मछली है, जिसे देखने के बाद राजनेता जल भुन गए। पहले वीडियो देखिए, फिर विवाद की रेसिपी भी आपको दिखा दूंगा। मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। धर्म की जहाँ तक बात आती है, कूद गए हैं सब, लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही, है ना। मुद्दे की बात जो है वो करते नहीं है। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या? पलायन पे बोलता है क्या? गरीबी पे बोलता है क्या? तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री ने साफ कहे हैं कि अब संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। खाने का चीज है वो खाए नहीं। और रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है।
अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी, ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति कर। विवाद देख लिया, अब वीडियो दिखाता हूं आपको। पटियाल आपको वो पूरा वीडियो दिखाएगा जिस पर यह विवाद हुआ है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे? प्रचार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, इसका नाम है चेचरा। और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा और हमारा उम्मीद है कि 40 से 40 सीटों को। जैसे मुकेश जी ने बताया चेचरा मछली जो है वो है, और ये चेचरा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस, ये वाटर मेलन और ये तरबूज का जूस और ये सत्तू, मट्ठा, बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 1 कांटे वाला खाता है, तो वही हम लोग क्यों का खाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहनी जी को पहले ही पता था कि मिर्ची लगेगी। भाई बिहार के पॉलिटिशियनों को मानना पड़ेगा, बड़ी एक्यूरेसी है इनका। देखा अपना साधारण सा वीडियो था, लेकिन उसे विवाद में कैसे बदला गया। वीडियो जब सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ तो तारीख थी 9 अप्रैल, दिन था मंगलवार का, पहला नवरात्र था। तेजस्वी के हैंडल से वीडियो अपलोड हुआ, देखते ही देखिए नवरात्र में तेजस्वी के मछली भोज का विवाद रेडी हो गया। अब पटियाल विवाद के इसी वीडियो पर सत्य का सीधा प्रसारण करेगा। मेरे इस प्रयोग में आपको समझ आ जाएगा कि वीडियो पर राजनीतिक बवाल सही है या गलत। यह वीडियो करीब 20 घंटे पहले पोस्ट हुआ। पोस्ट के हेडर दिया गया, चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन। बाकायदा वीडियो पर डेट भी डाली गई, दिनांक थी 8 अप्रैल 2024। अब पोस्ट की टाइमिंग गलत थी या विरोधियों की नीयत, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन बिना तथ्यों की जांच के प्रमा फसई यह समझ लिया गया कि बड़े बड़े नेता ऊंचे ऊंचे बयान देने के लिए कूदने लगे। नवरात्र के एक दिन पहले मछली भोज को व्रत की पवित्रता से जोड़कर तेजस्वी यादव के हिंदुत्व का टेस्ट भी करने लगे, सर्टिफिकेट बांटने लगे। वैसे हिंदुत्व, धर्म, कर्म और पवित्रता पर सर्टिफिकेट बांटने की रिवायत कोई नई नहीं है। एक खास वर्ग चुनावी सीजन में एक्टिव होता है। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर करीब 7 महीने पुरानी है। तब भारत न्याय जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी लालू फैमिली के घर पहुंचे थे। सावन का महीना चल रहा था। खुद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को बिहारी मटन बनाने की रेसिपी सिखाई थी, तब भी विवाद हुआ। दूसरी तस्वीर तेजस्वी के मछली भोज की है। इस पर अब तक क्या कुछ हो चुका है वो आपको अब समझ आ ही चुका होगा।
विरोधियों ने मछली की आंख पर चुनावी निशाना साधा और मछली चुनाव में धार्मिक मुद्दा बन गई। सीजनल, सनातनी, अधर्मी, विधर्मी और ना जाने ऐसे और कितने शब्द वोट काटने के लिए राजनीति की पिच पर लॉन्च हो गए। अब जनहित में पटियाल के कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे इस खबर को देखते हुए। किसी का मछली खाना राजनीतिक मुद्दा कैसे हो सकता है? क्या खाने की आदत से धर्म और इंसान की पहचान होती है? क्या हिंदू शाकाहारी होते हैं और मांस खाने वाले विधर्मी? क्या शाकाहारियों को ही भारत में रहने का हक है? चुनाव में चटपटी चीजों का क्या महत्व है और प्रचार में झूठ को भी क्यों सच बना देते हैं राजनेता? विवाद के वोटर का क्या कनेक्शन होता है और कैंडिडेट का क्या नफा और क्या नुकसान? ये सवाल मैंने एक्सपर्ट से पूछे। उन्होंने जो कहा उससे वीडियो पर विवाद की पूरी पिक्चर आपके मन में भी और क्लियर हो जाएगी। चुनाव प्रचार में राजनेताओं या पार्टियों की एक ही इच्छा होती है कि वोटरों को अपनी ओर कैसे लुभाएं। जब आप चटपटी खबरें लेके आते हैं तो वोटरों को उसमें इंटरेस्ट होता है, आकर्षण होता है, और जब वोटर आपकी बात को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टियों और उम्मीदवार को ये उम्मीद होती है कि उनमें से कुछ वोटर आपकी ओर वोट करेंगे। पार्टी के बारे में लोगों को भरोसा है तो कई बार ऐसी पार्टी झूठ को भी सच साबित करने में सफल होते हैं। और अगर पार्टियों पर भरोसा नहीं होता तो अगर पार्टी के नेता सच भी कहते हैं तो लोगों को संशय होती है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात पब्लिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। ये हमारी कोशिश है चुनाव की खबरों को अपने वोटर तक पहुंचाने की, ताकि वोटर सही मतदान कर सके। समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसमें जातीय जनगणना को देश के लिए जरूरी बताया गया है। उनका वादा है कि सत्ता में आने को और पेपर लीक खत्म करना उनके मैनिफेस्टो में अहम रहेगा। आटा और डाटा का अधिकार देंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस होगा। पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करेंगे। अग्निवीर योजना की जगह सेना की पुरानी भर्ती व्यवस्था को लागू किया जाएगा। संदेशखाली हिंसा की सीबीआई जांच होगी। जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज ये बड़ा आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख पर आरोप है कि उन्होंने जमीन कब्जा किया और महिलाओं का उत्पीड़न किया। जब इसकी जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी पहुंची तो उस पर हमला हुआ। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। एक पीड़ित महिला को अपनी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी भी बनाया गया है। दुनिया के नामी कारोबारी एलन मस्क भारत आएंगे। इसी महीने होने वाली इस यात्रा में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। इससे पहले बिल गेट्स भारत आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा इंटरव्यू भी लिया था। अब न्यूज यू कैन यूज, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबरें। इनमें सबसे पहले अब करते हैं अमेरिका की एक रिसर्च में चोट पर लगाने वाली बैंडेज पर बड़ा खुलासा हुआ है, उसका जिक्र। मामा वेशम और एनवायरमेंटल हेल्थ न्यूज ने एक स्टडी की है जिसमें चोट या इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली पट्टी में कैंसर पैदा होने वाले तत्व पाए गए हैं। रिसर्च में 18 ब्रांड्स की 40 अलग अलग बैंडेज पर शोध किया गया, जिसके बाद 25% यानी 26 पट्टियों में फॉरएवर रसायन पाया गया। इसमें बैंडेड जैसे ब्रांड की पट्टी भी शामिल है। फॉरएवर केमिकल इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, वैक्सीनेशन के असर को भी कम करता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। तो ये आपके काम की खबर है। अब आपके वो कमेंट्स जो आपने हमें पिछले शो पर भेजे हैं उन पर गौर कर लेते हैं। संजीव त्रिपाठी क्या लिखते हैं? एक्सीलेंट कवरेज मिस्टर पटियाल, एज ऑलवेज यू शो ऑल साइड्स व्यूज ऑफ द न्यूज इन योर एनालिसिस टुडे with views shown from both BJP and the Congress leaders clearly demonstrated that negative leadership is copied and they are tried to justify by force. Salute to your analysis. Thank you very much त्रिपाठी साहब, आप इसी तरह से प्यार बनाए रखें। लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपकी खबरों के साथ आपकी मुलाकात और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।